दोस्तों, आज मैं अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर के 11वें एपिसोड को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं 10 एपिसोड्स कर चुका हूं और लास्ट वीडियो में मैंने उन 10 एपिसोड्स का ओवरव्यू आप लोगों के सामने पेश कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसे देखा होगा और आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस तरह के लिटरेचर की बात कर रहा हूं। आज 11वें एपिसोड में मैं 4 उपन्यासों का जिक्र करूंगा, जिसका पहला उपन्यास है जिसे स्टीवर्ट कॉर्नन ने लिखा है, जो कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं और ये 1999 में ये पब्लिश हुआ था। ये एक उपन्यास ऐसा है जिसके बैकड्रॉप में सिविल वॉर है और एक गांव जो है विस्कोनिन सिटी, जिसके अंदर गांव फ्रेंडशिप की कहानी है। इस गांव में एक वेटरन जो सिविल वार का सिपाही था, वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आकर के रहने लगता है, जो कि नरेटर भी है इस उपन्यास का और जिसका नाम है जैकोब हैंसन। वो इस गांव में 3 तरह के काम करते हैं। क्योंकि गांव वाले उसे बहुत प्यार करते हैं तो उसे 3 तरह की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। वो इस गांव का शेरिफ भी है, वो अंडरटेकर भी है और वो पादरी भी है। तभी अचानक क्या होता है कि उस गांव में एक महामारी फैल जाती है। हालांकि उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव बहुत अच्छी तरीके से उस जैकोब हैंसन के देखरेख में वहां के लोग अच्छा जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब महामारी वहां फैलती है तो शुरू में क्या होता है कि जैकोब देखता है कि 3 लोग जो हैं अचानक मर जाते हैं और अफरा तफरी सी मच जाती है। जैकोब हैंसन अपनी पत्नी और बच्ची को गांव छोड़कर जाने से मना करता है क्योंकि उसके ऊपर गांव की जिम्मेदारी है। हालांकि वो जानता है कि वहां आइसोलेशन से बचने के चांस बहुत कम है। मतलब आइसोलेट भी अगर कर दिया जाए परिवार को तो बहुत कम चांसेस हैं कि बचा जा सकता है। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी और बेटी को वो बीमारी हो जाती है, यानी वो इन्फेक्शन हो जाता है और वे मर जाती हैं। वो अंदर ही अंदर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और अपनी पत्नी को मतलब इतना विक्षिप्त हो जाता है कि उनका दाह संस्कार नहीं करता है। वो रोज उन्हें नहलाता है, उनके कपड़े बदलता है, बल्कि उनके साथ सोता है। पर बाहरी दुनिया में वो अपना काम मुस्तैदी से जारी रखता है। बल्कि जब महामारी ज्यों-ज्यों फैलती जाती है, वो उन्मत्त होकर के, यानी कि और पागलों की तरह अपनी ड्यूटी बजाने लगता है। देर से ही सही गांव को वो क्वारंटीन कर दिया जाता है। लोग बाग रात में क्वारंटीन का फायदा उठा करके चोरियां करने लगते हैं। तभी एक निष्ठुर सी आग गांव की तरफ बढ़ने लगती है। जैकोब जो है वो गांव को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब जंगली आग गांव की तरफ बढ़ने लगती है तो एक गांव में नई मुसीबत आ जाती है। आसमान काला हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हवा में राख ही राख भर जाती है। जैकोब लगकर गांव वालों की सेवा करता है। वो यह नहीं मानता कि यह एक्ट ऑफ गॉड है। उसी के पैरेलल चेस नाम की एक संस्था जो गांव के बाहर कैंप लगाकर रहने लगती है, वो लोगों की बेहतर देखभाल करती है और उनसे कहती है कि ये जो है भगवान का एक्ट है, माने एक्ट ऑफ गॉड है। पर जब उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है तो वो कैंप उजड़ जाता है। दरअसल ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो महामारी से अपने गांव और फैमिली को बचाने की जद्दोजहद करता है, जबकि उसके चारों तरफ लोग मर रहे हैं, चारों तरफ हिंसा हो रही है। वो इन सब के बीच अपने परिवार, ईश्वर पर भरोसा, प्रेम और महामारी का भय जो है दूसरी तरफ उसके पाटों में पिस रहा है। ये एक अच्छा नावल है
और इसमें मानवीय भावनाओं को, मानवीय मूल्यों का चित्रण बहुत अच्छी तरह से किया गया है। दूसरा जो उपन्यास है उसका नाम है ऑरिक्स एंड क्रेग। ये 2003 में पब्लिश हुआ था। इसके लेखक है मार्गरेट एटवुड, लेखिका है मार्गरेट एटवुड, जो कि कैनेडियन ऑथर है। हालांकि ये साइंस फिक्शन है, लेकिन लेखिका ने इसे स्पेकुलेटिव फिक्शन और एडवेंचर रोमांस की तरह लिखा है, इसलिए इसे विशुद्ध साइंटिफिक फिक्शन भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही पठनीय उपन्यास है। ये नॉवेल फिक्शन ऑन ए पोस्ट एपोक्लिप्टिक, यानी कि एक बीमारी के ऊपर लिखा गया है। तो एक जो कैरेक्टर है इसका, जिसका नाम है स्नोमैन, जो कि एपोक्लिप्टिक के बाद बच जाता है और वहां रहता है। उसके चारों तरफ कुछ विचित्र तरह के प्रिमिटिव इंसान की तरह लोग रहते हैं, क्रिएचर्स, जिनको कि वो क्रेकर्स कहता है। ये नावल प्रेजेंट और फ्लैशबैक के बीच बुना गया है। इन फ्लैशबैक में क्या दिखाते हैं कि स्नोमैन जो है वो उसका बचपन का नाम थोड़ा जिमी था, जो एक ऐसी दुनिया में पला बढ़ा है जो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और विशेषाधिकार प्राप्त कंपाउंड्स द्वारा डोमिनेटेड था। तभी अचानक महामारी फैलती है, जिसमें सिर्फ जिमी बच जाता है, और बच जाते हैं वो चिल्ड्रन ऑफ क्रेक, जिनको वो क्रेकर्स कहता है। ये क्रेकर्स जो हैं वो नंग धड़ंग रहते हैं और जिनका जेनेटिक कंपोजिशन अजीब किस्म का है। जब स्नोमैन काफी दिनों बाद जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप को स्नोमैन कहता है और लोग उसे स्नोमैन मानने लगते हैं। अब महामारी के बाद की दुनिया जो है वो नॉवेल का प्रेजेंट है, ये तो पास्ट की बात हो गई। और जो फ्लैशबैक में दिखाया गया है वो जो है वो उसका महामारी के पहले की दुनिया थी। स्नोमैन जो है वो क्रैकर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, उनको खिलाता और पालता है और उनको बीते दिनों की कहानियां सुनाता है, कहानियां क्रेक और ओरिक्स के बारे में। और ये क्रेक और ओरिक्स क्या है इसके बारे में अभी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन वो कहानियां इस तरह से सुनाता है जिसको क्रेकर्स जो हैं क्रेक और ओरिक्स को भगवान समझने लगते हैं। हालांकि स्नोमैन क्रेकर्स को बहुत अच्छी तरह से पालता पोषता है, पर उसे खुद को और क्रेकर्स को ठीक से रखने के लिए खाना पानी की जरूरत पड़ती है। वो उसी कंपाउंड जिसमें कि पहले कभी वो रहा करता था, जिसका नाम रेजुवेन एसेंस था, की तरफ निकल पड़ता है कि उसे अंदाजा होता है कि वहां पर जरूर खाने पीने की चीजें मौजूद होंगी। रास्ते में उसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स मिलते हैं, वो उनसे निपटता है, उसका पैर जख्मी हो जाता है, फिर भी वो ढेर सारी खाने पीने की चीजें लेकर लगड़ाते हुए क्रैकर्स के तक पहुंच जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिमी का बचपन किस तरह का है। उसकी माँ और पिता एक कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी जो है वो रिसर्च करके ह्यूमन ऑर्गेनिक ऑर्गन्स बनाने के तौर तरीके खोज रही होती है। उसकी माँ को ये काम पसंद नहीं है, इसलिए जिमी का पिता जब बड़े ओहदे पर प्रमोट हो जाता है, वो जिमी और उसके पिता को छोड़कर चली जाती है। जिमी को बहुत आघात सा लगता है कि बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, पर तभी उसकी दोस्ती क्रैक से हो जाती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छी गहरी। दोनों अपना अधिक समय इंटरनेट पर पोर्न, कार्टून और चाइल्ड पोर्न देखने में बिताते हैं। क्रेक जहां मैथ्स और साइंस में बहुत तेज होता है, वो बायो इंजीनियर बन जाता है, जबकि जिमी आर्ट्स और ह्यूमैनिटिक्स में होशियार होता है, वो उसमें पढ़ाई करता है। बाद में वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के कैरियर में चला जाता है। क्रेक बायो इंजीनियर बनने के बाद
एक एक्सपर्ट बायो इंजीनियर बन जाता है। जिमी की मां को एक्सक्यूट कर दिया जाता है। जिमी लगभग टूट जाता है, पर तभी क्रेग आता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। दरअसल क्रेग एक पिल्स पर काम कर रहा है जो लोगों की सेक्स पावर तो बढ़ा देती है, पर उनकी प्रजनन क्षमता को लगभग नष्ट कर देती है। और ये शायद आबादी कंट्रोल करने के लिए ये पिल्स वो बनाने की तैयारी कर रहा है। ये उसका एक गुप्त सा मतलब रिसर्च है और काम है। इसी के साथ क्रेग जो है वो न्यू ब्रीड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमंस पर भी काम करता है, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रिएचर्स क्रिएट करता है जो ह्यूमंस लाइक होते हैं, जो बाद में जिसका मैंने जिक्र किया था क्रेकर्स की तरह। क्रेग के साथ ऑरिक्स नाम की एक लड़की भी काम करती है, जिसे जिमी जब पहली बार देखता है तो उसे याद आता है कि उसने उस लड़की को पोर्न फिल्म में देखा था और उसी समय उससे क्रश हो जाता है। ऑरिक्स को यहाँ पर क्रेग जो है वो सेक्स वर्कर के तौर पर बुलाकर के काम देता है। क्रेग, ऑरिक्स और जिमी के बीच लव ट्रायंगल सा हो जाता है। ऑरिक्स जिमी को प्यार करती है, पर वह क्रेग के दबाव में है। तभी वहां प्लेग जैसी महामारी फैल जाती है। ऑरिक्स बताती है कि यह उस पिल्स के कारण मतलब उसके साइड इफेक्ट, लेट साइड इफेक्ट के कारण हुआ है, जिसकी सप्लाई क्रेग वर्ल्ड वाइड करवा रहा था। और ये बीमारी जो होती है, ये प्लेग जैसी जो बीमारी होती है, वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। क्रेग ऑरिक्स का जब उसको पता चलता है कि ऑरिक्स ने ये बात जिमी को बता दी है, तो क्रेग गुस्सा जाता है और ऑरिक्स का गला रेत देता है। जिमी बाद में क्रेग को मार देता है। काफी दिनों में तक वो छिपा रहता है, फिर वो बाहर आता है। नावल के अंत में दिखाया गया है कि क्रेकर्स बताते हैं कि उन्होंने स्नोमैन जैसे कुछ लोगों को समुद्र के किनारे देखा है। जिमी सोचता है वो उनसे कैसे मिले, दोस्त की तरह मिले या दुश्मन की तरह। इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। तीसरा जो नावल है जिसे मिलर मैन ने लिखा है, ये उनका पहला नावल है और ये 2014 में प्रकाशित हुआ था। मिलर मैन एक अमेरिकन राइटर हैं। किताब एक महिला मैलोरी के ऊपर आधारित है। उसे पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी है और वो ये पता लगाने की कोशिश करना चाहती है कि वो कौन है उस बच्चे का पिता। वन नाइट स्टैंड के दौरान उसे जब खबर लगती है कि कुछ लोग जो हैं वो पागल हो रहे हैं और वहशी होकर के एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इन खबरों को वो नकारती है। लेकिन धीरे धीरे इस तरह की बीमारी, यानी कि पागलपन और विक्षिप्त होकर लोगों को मारने की बीमारी जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। तब उसे अपने आप और अपने बच्चों का ख्याल आता है और वो इस अनदेखे खतरे से बचाना चाहती है। कहानी में बताया गया है कि बाहर कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिन्हें देखने से आप पागल हो सकते हैं और खुद को मार डालते हैं, पर पहले वे दूसरों पर ब्रूटली हमला करते हैं। इस वजह से अपनी बहन को खोने के बाद मैलोरी एक छोटे से घर में कुछ अनजान लोगों के साथ रहने लगती है। वहां पर कई और लोग हैं और एक महिला भी है जो 4 महीने की गर्भवती है। खाना की तलाश में कुछ लोग घर से बाहर पट्टी बांध कर निकलते हैं। एक मकान के बाहर उन्हें 2 कुत्ते मिलते हैं और पिंजरे में बंद कुछ चिड़िया। ये चिड़िया ऐसी है जो अपने आसपास किसी के आने पर
चहचहाने लगती हैं। लोग उसे ये जो खाने की तलाश में लोग गए होते हैं वो उसे उठा लाते हैं और दरवाजे पर टांग देते हैं, ताकि जैसे ही कोई अननोन क्रिएचर आएगा वो चहचहाएंगे और वो अलर्ट हो जाएंगे। पूरे नावल में मैलोरी की एक पिछली और 4 साल बाद की जिंदगी के बीच में का एक बहुत बड़ा अंतर संबंध है, जहां वो अपने 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहती है। खतरे से बचने के लिए उन्हें अपनी आंख पर पट्टी बांधकर रखती है और खुद सारा काम पट्टी बांधकर करती है। वो उसके अंदर हमेशा एक डर के साथ मतलब एक आतंक उसके मन में छाया रहता है कि कहीं दोनों बच्चों में से कोई भी बच्चा का भी अपनी पट्टी खोलकर भाग न जाए। मैलोरी खुद को और बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। कई महीनों बाद एक नया सर्वाइवर गैरी जो बताता है कि उसने अपना पिछला शेल्टर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां एक आदमी था, फ्रैंक, जो अखबारों में लिखता है और उसका कहना है कि यह बीमारी और कुछ नहीं बल्कि मास हिस्टीरिया है। और वह फ्रैंक जिद में आकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल देता है और इसे गैरी को लगता है कि वो खिड़कियों के जरिए जब उसे अनजान क्रिएचर्स को देखेंगे लोग तो वे पागल हो जाएंगे और वे एक दूसरे को मारने लगेंगे। तभी एक फोन कॉल आता है मैलोरी के पास। ये किसी सर्वाइवर का फोन है जिसका नाम है रिक। वो कहता है कि एक सेल्फ कंटेन्ड शरणार्थी है जो कि जिसमें कि कोई खिड़कियां नहीं है। वह उसको इनवाइट करता है पर शर्त रखता है कि उनको एक बार अपनी पट्टी खोलनी पड़ेगी। जूल्स द ओल्ड सर्वाइवर जो है जिसने गैरी को बेसमेंट में छिपा दिया था, उसका कुत्ता बहुत वफादार होता है। तो मैलोरी सोचती है कि इस कुत्ते को भी साथ में ले लिया जाए। उस कुत्ते का नाम विक्टर होता है। लेकिन वो कुत्ता जो है वो भी पागल हो चुका है और वो जो है लोगों को काट करके वो मर जाता है। फिर भी एक फॉगी डे में वे अपने बच्चों को लेकर वो भागती है नदी के रास्ते। तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए वो रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच जाती है। ये रिफ्यूजी कैंप जो है एक ओल्ड ब्लाइंड स्कूल होता है जिसमें अब सर्वाइवर ने जानबूझकर अपने को अंधा बना लिया था कि वे क्रिएचर्स को देख ना पाए। मैलोरी अपने लड़के और लड़की की पट्टी खोल देती है। ये एक थ्रिलर नॉवेल है जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनी थी। चौथा नॉवेल वो है सिंडर। इसे मेरिसा मेयर ने लिखा है जो कि उनका पहला नॉवेल है। अमेरिकन राइटर हैं वो भी, और ये 2012 में पब्लिश हुआ था। ये एक फ्यूचरिस्टिक शहर पर बेस्ड कहानी है, काल्पनिक फ्यूचरिस्टिक शहर जिसमें दिखाया गया है कि नया जो बीजिंग है वो है और वो चौथा विश्व युद्ध हो चुका है। इसमें बताया गया है कि एशिया को एक राजा चलाता है और चांद पर भी लोग रहने लगते हैं, तो बस चुके हैं। चांद मतलब पूरा बसा हुआ है। एशिया का जो एम्पायर है, एम्पायर जो जिस कंट्री को रूल कर रहा है उसका नाम है ईस्टर्न कॉमनवेल्थ। ये एक मतलब काल्पनिक फेरी टेल और बच्चों की कहानी के तरह से इसको बुना गया है। ये साइंटिफिक फिक्शन का बढ़िया मिक्सचर है। मतलब फेरी टेल और साइंटिफिक फिक्शन का ये बढ़िया मतलब मिक्सचर है। एक फैटल डिजीज जिसको कि लेटोमोसिस कहा गया है इस उपन्यास में, या जिसे ब्लू फीवर या प्लेग भी कह सकते हैं, वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने लगता है
और लेकिन उसका इलाज कोई नहीं है और इस बीमारी के बारे में किसी को बहुत जानकारी नहीं है। ये कहानी अगर देखा जाए तो ये बच्चों की कहानी जो किसी जमाने में हम लोग पढ़ते थे, सिंड्रेला, उस पर आधारित है। सिंडर नाम की एक लड़की इस किताब की मुख्य कैरेक्टर है। तो वो अपनी जो है अपनी सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ रहती है, लेकिन उस सिंडर के खासियत ये है कि वो आधी ह्यूमन है और आधी मशीन है, और इस लिहाज से वो बीजिंग की बेस्ट मैकेनिक है। उसकी 2 सौतेली बहनें हैं जो उससे दोस्ताना व्यवहार रखती हैं, पर लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो मतलब आधी ह्यूमन और आधी मशीन होती है। कहानी की शुरुआत में सिंडर जो कॉमनवेल्थ का ईस्टर्न कॉमनवेल्थ का राजा है, उसके बेटे जिसका नाम काई है से मिलती है, जहां से इस पूरी नावल की असली शुरुआत होती है। काई सिंडर से अपना एंड्रॉयड ठीक कराता है, जिसके कुछ दिन बाद सिंडर की बहन को प्लेग हो जाता है। चूंकि सिंडर साइबॉर्ग है, मैंने बताया आपको कि वो आधी इंसान और आधी मशीन होती है। वो उस क्लास की होती है, इसलिए उसके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है और उसकी सिस्टर की बीमारी के लिए उसे ही दोषी ठहराया जाता है। सिंडर का पिता भी प्लेग टाइप की उसी बीमारी से मर जाता है। उसकी माँ उसे जानबूझकर प्लेग पर रिसर्च जो किया जा रहा है वहां भेज देती है सब्जेक्ट बनने के लिए, जहां जब उसकी जांच की जाती है तो ये पता चलता है कि वो काफी उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। पता चलता है कि जिस बीमारी से सब मर रहे हैं, सिंडर उससे इम्यून है पूरी तरह से, जिसके बाद डॉक्टर उसकी इम्यूनिटी पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, जो उन्हें और दूसरे नए खोजों की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ काई के पिता राजा रिकॉन की भी प्लेग से मौत हो जाती है और काई पर राजा बनने का प्रेशर आ जाता है। इसी बीच काई पर चांद के लोगों, खास करके जो उसकी लूना कंट्री की जो रानी होती है, वो दबाव डालती है कि वो मतलब गठबंधन कर ले उसके साथ, यानी चांद की कंट्री और ईस्टर्न कॉमनवेल्थ जो है वो आपस में गठबंधन कर लें। ये जो रानी होती है वो बहुत चालाक और मैनिपुलेटिव होती है। रानी द्वारा बताया जाता है कि उसकी एक बहन थी जो पहले आग लगने से मर गई थी, लेकिन उसका बाद में उसकी बॉडी वगैरह नहीं मिली थी। अब वो चूंकि बहन के मरने के बाद से वो उस लूना कंट्री में राज कर रही है। पूरी किताब में इसी 2 कड़ियों के इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया है, जो कहानी को काफी मनोरंजक और रोचक बनाती है। डॉक्टर एरलैंड जो है, जो रिसर्च कर रहे होते हैं सिंडर पर, वो उनको पता चल जाता है कि ये सिंडर जो है वही चांद की रानी की बहन है, और इसीलिए इसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है। कुछ तिकड़मबाजी करके सिंडर को जेल डाल दिया जाता है, काई को बहका करके, और फिर डॉक्टर एरलैंड जो आते हैं वो उसको बचाते हैं और उसे लेकर के साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, जहां पर वो उसे टाइटेनियम के हाथ और टाइटेनियम के पैर दे करके कुछ ऐसे गुर भी सिखाते हैं कि कैसे वो उस चालाक और उस मैनिपुलेटिव रानी को परास्त करके वहां पर चांद की कंट्री पर अपने खोए हुए राज्य को वापस पा सकती है। तो आज के लिए इतना काफी है, और अगले एपिसोड में मैं, यानी 12वें एपिसोड में मैं कुछ और उपन्यासों का जिक्र करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।